Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी देश को संबोधित कर रहे हैं। इसका सीधा प्रसारण आप सुन रहे हैं लेट्स माइक पर। बढ़ते हैं आगे। जीएसटी की नई दरें कल से देश भर में लागू हो जाएंगी। इसके बाद रसोई के जरूरी सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और उपकरणों से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक लगभग 450 वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए नवरात्रि के पहले दिन से वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम करने का फैसला किया है। इस फैसले के लागू होने के बाद घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम उपभोग की वस्तुएं और टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी जरूरी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। अमूल ने भी 700 से ज्यादा उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। विभिन्न एफएमसीजी कंपनियों ने जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने के लिए कीमतें कम करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। अधिकतर दवाओं और फॉर्मूले और ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट जैसे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिए जाने से आम आदमी के लिए दवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी। देश भर में कार और टू व्हीलर्स भी सस्ते हो जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जीएसटी की नई दरों से आम आदमी, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग सहित सभी को लाभ होगा। कल 22 सितंबर 2025 से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से 5% का और 18% का 2 स्लैब हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस क्रांतिकारी निर्णय के लिए, ऐतिहासिक निर्णय के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। यह उनका एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे आम लोगों के साथ साथ मध्यम वर्गीय और हमारे उच्च वर्ग के और सभी लोगों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार बहुत बड़ा क्रय होने वाला है, 2 लाख करोड़ से भी अधिक का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जीएसटी सुधारों पर कहा कि इसका असर कल से हर जगह दिखेगा। सब जगह इसका असर दिखेगा, काहे कि जो 4 स्लैब थे जीएसटी के, उसको घटाकर 2 स्लैब किया गया है और अब 5 और 18 का स्लैब है और 28 भी घटकर 18 हो गया है। 10% घटा है। 18 5 भी हुआ है, 5 फिर 0 भी हुआ है। तो इससे उद्योग व्यापार में लाभ होगा और हमारे अन्नदाता किसान भाई को भी, बहनों को भी बहुत लाभ होगा। हमारे कृषि संयंत्र, हमारे कीटनाशक, उर्वरक वगैरह की कीमतें काफी कम होंगी, जिससे कृषि का लागत भी कम होगा और किसानों को फायदा होगा। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान हो गया है। साल 2023 के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार और कंप्लीट एक्टर कहे जाने वाले मोहनलाल को दिया जाएगा। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये घोषणा की। मोहनलाल पिछले 4 दशक से फिल्मों में सक्रिय हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने पर अभिनेता मोहनलाल ने कोच्चि में कहा कि मैं पूरी विनम्रता और कृतज्ञता के साथ ये पुरस्कार स्वीकार करता हूं। ये मलयालम फिल्म उद्योग के लिए, इसकी विरासत और कलात्मकता के लिए एक पुरस्कार है। ये मलयालम फिल्म उद्योग नहीं बल्कि भारतीय फिल्म उद्योग है। With a deep sense of humility and with a gratitude, I accept this award. And as you said, this is an award for the Malayalam film industry. This is for its legacy, it's for its artistry. It's a great moment for us. I believe this is one of the greatest moments in my life. I never thought about this. And thank you very much for the jury and for the government to select me, and I am just dedicating this award to the Malayalam industry, to each and everyone who worked with me, who shaped me,
and all the artists, all the directors, all my colleagues, and also my family, my parents. And thank you so much. Yes, I'm dedicating this to each and everyone who respects me, who loves me, who worked with me, and it's a great industry. And of course, it is not the Malayalam film industry; it is an Indian film industry. Thank you. कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड के एसएनडीपी योगम कलपेट्टा यूनियन हॉल में श्री नारायण गुरु समाधि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें श्री नारायण गुरु जी को उन सभी बातों के लिए याद रखना चाहिए जो उन्होंने हमें सिखाई। समानता की अवधारणा, सभी के लिए करुणा, आज समाज में इसकी बहुत जरूरत है। No, I think we must all remember Sri Narayan Guruji for everything that he taught us. The concepts of equality, compassion for all beings. This is very much needed in society today, and it is needed in the whole political class as well. So it's an honor for me to remember him and to be here to pay my respects to him today. Thank you. केंद्र सरकार एक ऐसा स्मार्ट डैशबोर्ड बना रही है जिस पर यह दिखेगा कि भविष्य में किस सेक्टर में कितनी नौकरियां होंगी और कैसी स्किल्स की जरूरत होगी। ये डैशबोर्ड ब्रिटेन के जॉब एंड स्किल डैशबोर्ड और अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट के लेबर मार्केट एंड क्रेडेंशियल डेटा डैशबोर्ड की तर्ज पर काम करेगा। शिक्षा मंत्रालय ने टेलीकॉम और आईटी विभाग से इस पर शुरुआती परामर्श किया है। इसमें विभागों ने बताया कि आगे 5G, 6G, क्वांटम कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में किस लेवल के कितने प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। नए डैशबोर्ड से छात्रों और अभिभावकों को सही कोर्स चुनने में मदद मिलेगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे के अवसरों की जानकारी मिलेगी। संस्थानों को पता चलेगा कि सिलेबस में क्या बदलाव जरूरी है, कौन से नए कोर्स शुरू करने हैं और कौन से कोर्स बंद करने हैं। डैशबोर्ड जॉब रेडी टैलेंट तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की वैशाली में बिहार अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। अब तेजस्वी यादव और महुआ के राजद विधायक मुकेश कुमार रोशन के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये शिकायत भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने दर्ज कराई है। आरोप है कि तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान हुई जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माता को गालियां दी गईं। साथ ही आरएसएस के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। हालांकि आरजेडी का कहना है कि ये एडिटेड वीडियो भाजपा द्वारा प्रायोजित है और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसका प्रचार किया जा रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार अपने आप में शर्मसार हो रहा है, बिहार का लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, बिहार अपने आप में शर्मसार हो रहा है। बिहार का लोकतंत्र, जिस बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता हो, वो लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। और आप सोचिए कि लालू प्रसाद जी का परिवार सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों को नवरात्रि का गिफ्ट दिया है। सीएम नीतीश ने विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए जाने की घोषणा की है। वहीं शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन के लिए 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है।
उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी कि अब बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत काम कर रहे विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए एकमुश्त 25,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रसिद्ध गायक, अभिनेता और फिल्म निर्माता जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर गुवाहाटी पहुंच गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए एयरपोर्ट का नजारा किसी जनसैलाब से कम नहीं था। हजारों लोग अपने चहेते गायक जुबीन गर्ग के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जैसे ही उड़ान सिंगापुर से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी पहुंची, वहां मौजूद हर आंख नम हो उठी। पुलिस को भीड़ संभालने और शव वाहन को रास्ता देने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। असम सरकार ने जुबीन गर्ग के निधन पर 20 से 22 सितंबर तक 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान किसी भी तरह के आधिकारिक उत्सव या मनोरंजन कार्यक्रम पर रोक रहेगी। आज सुबह 9 से शाम 7 बजे तक उनका पार्थिव शरीर अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आम श्रद्धांजलि के लिए रखा गया है, ताकि लोग अपने प्रिय कलाकार को अंतिम विदाई दे सकें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को धमकी दी है कि अगर उसने अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं दिया तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को उसके निर्माता यानी अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले भी ट्रंप बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की ख्वाहिश जता चुके हैं। बीते दिनों ट्रंप ने अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान कहा कि उनकी सरकार अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है। उनके इस बयान पर तालिबान ने कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि विदेशी ताकतों को हमारी जमीन पर कभी स्वीकार नहीं किया गया है। ट्रंप ने एक बार फिर नोबेल पुरस्कार की बात की है। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष का भी जिक्र किया। ट्रंप ने एक कार्यक्रम में कहा कि टैरिफ और ट्रेड की वजह से हम 7 अलग अलग युद्धों को रोकने में कामयाब रहे हैं। हमने भारत और पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध रोका। आर्मेनिया और अजरबैजान कई सालों से लड़ रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को व्यापार के जरिए रोका। वे व्यापार करना चाहते थे। भारत पाकिस्तान थाईलैंड, कंबोडिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कोसोवो, सर्बिया, इजराइल, ईरान और मिस्र, इथोपिया और रवांडा, कांगो, हमने इन सभी को रोका। इनमें से 60% देश व्यापार की वजह से रुके। जैसे कि हमने भारत से कहा कि अगर युद्ध होगा तो हम व्यापार नहीं करेंगे। इसके बाद मुझे कहा गया कि अगर आप रूस और यूक्रेन जंग रोक देंगे तो आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। मैंने कहा, बाकी 7 के बारे में क्या, जिन युद्धों को मैंने रोका है? मुझे हर एक के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत पुलिस और फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स को काम के दौरान चेहरा ढकने की मनाही होगी। यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि क्रिमिनल्स पुलिस का गेटअप लेकर लोगों को परेशान नहीं कर पाएं। यह कानून लॉस एंजल्स में हाल की छापेमारी के जवाब में लाया गया, जहां मास्क पहने एजेंट्स ने कई लोगों को पकड़ा था। इससे वहां विरोध प्रदर्शन हुए और राष्ट्रपति ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को भेजा। न्यूसॉम ने कहा कि कैलिफोर्निया में 27% लोग विदेशी मूल के हैं और ये विविधता राज्य की ताकत है। उन्होंने मास्क पहने एजेंट्स का लोगों को पकड़ना गलत बताया, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये कानून फेडरल एजेंट्स पर कैसे लागू होगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि मास्क एजेंट्स की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, क्योंकि उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। अभियोजक बिल एसाइली ने कहा कि यह कानून फेडरल एजेंट्स पर लागू नहीं होगा। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.